बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। इस वीडियो में आप बात करेंगे CS11 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ लेक्चर 10 से लेके अबव जितने भी हम कवर कर सके 25 to 30 मिनट्स की वीडियो में, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। और लाइक जैसा कि पहली वीडियो हमने बनाई थी उसमें जैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन MCQs लॉन्ग क्वेश्चन आपको साथ साथ हाईलाइट करके दिखाए, वैसे ही इस वीडियो में सेम करेंगे और इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे हैंडआउट्स पे और हम साथ साथ हाईलाइट करेंगे जो जो चीज़ मेन पहले आई हुई है हमारे पास MCQs के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और मैं आपको वो हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 10 है, रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग अबेकस से स्टार्ट करते हैं। तो अबेकस है क्या चीज़? सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना उसका नाम क्या था? अबेकस था, ठीक है। ये जो पहली लाइन है ना इतनी, ये है हमारे पास MCQs, ठीक है। पहला कंप्यूटर जो था वो कौन था? अबेकस था, जिसका नाम क्या था? अबेकस था, ठीक है। उसके बाद ये मशीन जो है ना, इसकी जो इनिशिएट थी, मतलब ये शुरू कहाँ से हुई, कहाँ पे ये बनी थी, तो इसकी इनिशिएट चाइना में हुआ, ठीक है। उसके बाद जनाब ये बहुत ही सिंपल मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको ये गोल गोल से नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं बीड्स स्ट्रंग, ठीक है। मतलब तस्बीह के दानों की तरह के ये जो बीड्स स्ट्रंग है ये एक रोड में फिक्सड होते हैं, लाइक जैसा कि यहाँ पे रोड है उसमें फिक्स है, और इसको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की शक्ल में जो है ना इसको माउंटेड किया गया है। और इस चीज़ को हम क्या नेम देते हैं? अबेकस का नेम देते हैं। ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स। गियर्स की टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है इसके 3 साइंसदान। पहला है ब्लेज पास्कल है, ठीक है जी, वो फ्रांस से था। उसके बाद गॉडफ्रीड विलियम लिबन्स है जो कि जर्मनी से था। उसके बाद जो चार्ल्स बेबेज था वो कहाँ से था जी? इंग्लैंड से था। ये कभी भी MCQs में मैं नहीं देखा, ना ही कभी इसको किसी पेपर में देखा, लेकिन आपको याद रख लें तो जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा और वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये हाईलाइट किया हुआ पोर्शन, इसमें से बस उन्होंने यही बताया कि इनिशियल गियर पोजीशन पे एक मैकेनिकल सेटअप जो था वो बनाया गया था, ठीक है। और उसकी जो आउटपुट थी वो पास्कल और लिबन्स की मशीन से अचीव की गई थी, जिसमें फाइनल गियर पोजीशन जो वो मालूम हो गई थी। और बेबेज ने उसके अलावा भी कुछ प्रिंट रिजल्ट जो थे वो भी इसके निकाले थे। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 साइंसदान की जो नेम है वो याद रख लें, ठीक है। उसके बाद जनाब ये है वो हमारे पास जो गियर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। यहाँ पे इसके गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन है पंच कार्ड्स की जो मशीन थी उसको हेरमान होलिर्थ जो नेम है साइंसदान का, उसने इसको रिप्रेजेंट किया था। और इसमें होल्स होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, होल्स होते हैं। और पेपर कार्ड जो है ना उसको स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था। और इसको जो है 1819 में US में जो है ना वो यूज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो पंच कार्ड्स है ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये जो है ना वो 1970s में बन गया था, मतलब जो ना वेल इनटू द 1970s इसको में, और इसमें तब्दीलियाँ की गई थी 1970s में, ठीक है। और ये इजाद कब हुआ था? 1890s पे, ठीक है। उसके बाद इसमें बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसके साइंसदान का नेम, कहाँ पे इजाद हुआ था, USA में, ठीक है, और US में, ठीक है, और 1890 में, और जो इसमें ज़्यादा तब्दीलियाँ 1970s में आई, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन ये का जो मुखफ़्फ़ आपने याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा MCQs में आया है, ठीक है। इसका मुखफ़्फ़ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, बहुत ही दफ़ा पूछा गया। उसके बाद इसको डेवलप किसने किया था? जॉन मॉचले और J. प्रॉस्पर एकर्ट ने किया था। और कहाँ पे किया था? इसको मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, इसमें किया था, ठीक है। तो ये तीनों जो चीज़ें ना MCQs हैं, पहला इसका मुखफ़्फ़, दूसरा इसके साइंसदान, तीसरा इसकी जगह जहाँ पे इसको इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था। ये है इनिएक, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद फैक्ट शीट जो इनिएक किया है इसको आपने 2-3 दफ़ा लाजमी पढ़ना है। जो इसमें इंपॉर्टेंट MCQs पूछे जाते हैं उनमें हमारे पास कैपेसिटर्स की तादाद पूछी जाती है, ठीक है, रजिस्टर्स की तादाद पूछी जाती है। ये 2 चीज़ें मैंने अभी तक MCQs में देखा, लेकिन आपने इस चीज़ को 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है।
उसके बाद है रैपिड एडवांसमेंट में क्या हुआ था इन्हीं की इन्वेंशन के बाद, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर्स आए, सर्किट्स आए, साइज़ जो है वो रिड्यूस होता गया कंप्यूटर के जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन जो यहाँ पे हमने चीज़ याद करनी है वो ये 3 MCQs हैं कि प्रोसेसिंग पावर जो थी वो डबल हो जाती थी हर 2 साल के बाद, ठीक है। और डेस्कटॉप जो कंप्यूटर थे वो स्टीव जॉब्स ने और स्टेफन वोजनिक ने 1976 में जो है ना वो उनको ईजाद किया था, ठीक है। IBM जो लॉन्चर किया गया था वो कब किया गया था? 1981 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये जो मुखफ़फ़ होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही दफ़ा पूछे गए होते हैं, ठीक है। और ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन सेम ही होते हैं क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसमें 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें जस्ट आपसे एक मुखफ़फ़ ही पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इन ये काम ने देखा, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 11 में अगर हम बात करें तो इसमें बिट का पैटर्न आ जाता है, ठीक है। बिट क्या है यहाँ पे MCQs पहला है, बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। कंप्यूटर में जहाँ भी स्टोरेज होती है वो बिट में होती है, और बिट क्या है? वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। बिट में 2 चीज़ें होती हैं, पैटर्न क्या होता है बिट में? 2 होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, ठीक है। ये MCQs है, ये तीनों लाइंस, ठीक है, ये तीनों लाइंस MCQs है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है? 0 और 1 होता है, ठीक है। और बिट जो है वो शॉर्ट फॉर्म किसकी है? बाइनरी डिजिट्स की है, ठीक है। उसके बाद है कि एक बिट जो है उसमें कितनी वैल्यू हो सकती है, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें जो कोड है वो 0 और 1 है, तो एक बिट में या तो वैल्यू जो वो 0 होगी या फिर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद बिट जो है ना वो हर चीज़ है, मतलब उसमें जो भी डाटा है वो बिट की शक्ल में होगा, और बिट की जो शक्ल है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज जो कुछ भी है डाटा है स्टोरेज में है, बस वो बिट की शक्ल में है, और उसमें चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो, चाहे इमेज हो। उसके बाद जो MCQs इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन चिप इलेक्ट्रिक चार्ज 0 और 1, यानी जो चिप होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो या तो 0 होता है या 1 होता है, ठीक है। उसके बाद है बिट्स यूनिट्स। बिट्स यूनिट्स जो है ये आपने याद कर लेने, ठीक है। छोटा सा टेबल है, बहुत ईजी सा है कि एक जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। और एक जो किलो बाइट्स होता है जिसको हम KB बोलते हैं वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और एक मेगाबाइट जिसको एक MB बोलते हैं हम, वो 1024 KB के बराबर होता है। एक गीगाबाइट जिसको हम GB बोलते हैं 1024 MB, और एक टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद करनी है। उसके बाद बिट पैटर्न अगर हम देखें तो हमारे पास बिट पैटर्न 0 है या 1 है, ठीक है। और इसका ये बिट पैटर्न 2 के हिसाब से इन्होंने बताया, ठीक है। बिट पैटर्न ऑफ फॉर 2 बिट्स, 2 बिट्स के लिए ये बिट पैटर्न्स है, 4 के लिए भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे जाएंगे 3 के लिए भी पढ़ेंगे, 4 के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 बिट्स के लिए इस तरह का पैटर्न होता है, या तो दोनों 0 होंगी, या एक 0 होगा, एक 1 होगा, या एक 1 होगा दूसरा 0 होगा, ठीक है, या दोनों 1 1 होंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बिट एंड देयर नंबर ऑफ पैटर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद करना है, ये वाला जो एंड वाला है कि 8, एक जो बाइट होती है उसमें कितनी बिट्स होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। और 8 बिट्स में जो पैटर्न ऑफ नंबर ऑफ पैटर्न्स होता है वो कितना होता है? वो 256 होता है, ठीक है। इस चीज़ को एक दफ़ा याद कर लेना, देख लेना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल इन्होंने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया है, यानी 2 की वो पावर वाला फार्मूला लगाया हुआ है इन्होंने, सिंपल मतलब 2 या ये एक तरतीब से चल रहा है जैसे ये, ठीक है। इसको आपने याद करना है, ख़ास मतलब ज़्यादा नहीं करना, जस्ट ये एंड वाला जो पोर्शन है इसको लाजमी याद करना, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे बिट पैटर्न उन्होंने दिखाया है, रिप्रोड्यूसिंग डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन है ये आपने याद करनी है, ठीक है। डेसिमल क्या है? जो 2 की फॉर्म में होगी, जहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पावर का फार्मूला चल रहा है सेम एक तरतीब से, और उसकी जो नीचे पावर नज़र आ रही, इस चीज़ को आपने याद कर लेना। सिंपल एक सिंपल सा प्रोसेस है, यानी 2 की 0 से पावर उन्होंने स्टार्ट किया और 7 तक गए हैं, ठीक है। और उसकी पैटर्न को लिखते गए हैं नीचे, यानी एक 0 की अगर 0 पावर में हो तो उसका जो हमारे पास आता है ना वो 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। उसके बाद बाइनरी में इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट किया है उसी डेसिमल को, ठीक है। और इस चीज़ को आप देख सकते हो, ये नीचे उन्होंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 8 है ना, 8 वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो इसको इस रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनरी में आ जाता है, बाइनरी फॉर्म में। और 65 जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इस बाइनरी फॉर्म में आ जाता है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये अक्सर सवाल पूछा गया है कि 65 जो है वो उसकी जो बाइनरी फॉर्म है ना वो बताएं, ठीक है। तो ऑप्शन में ये आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये जो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद करना है और इसको भी, ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस आ जाता है जो कि इसी मॉड्यूल में मॉड्यूल 12 में है, और इसका सेम जो है ना वो बिट से ही रिलेटेड ये भी जो है ना मॉड्यूल है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपने एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज याद करना है कि जो बिट 0 होती है वो रिप्रेजेंट करती है फॉल्स वैल्यू को, और जो बिट 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू को। और बूलियन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, एक ट्रू होती है एक फॉल्स होती है। और ट्रू के लिए जो है वो 1 होता है, और फॉल्स के लिए जो है वो 0 होती है, ठीक है। अब ऐसा ऑपरेटर जिसमें जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बूलियन ऑपरेशन बोलेंगे या बूलियन ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। ये एक जॉर्ज बोले नेम मैथमेटिशियन था जिसने इसको जो है ना वो ऑनर इसको जाता है, उसने इसको मैथमेटिक फील्ड में जो है ना उसको ईजाद किया था, ठीक है। और इस बूलियन ऑपरेशन में हमारे पास 4 जो आते हैं, ठीक है। एंड होता है ऑपरेटर, ठीक है, और होता है XOR होता है, ठीक है, और NOR भी होता है, ठीक है, जैसे कि हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी, FSC में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आगे भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, वो फाइनल के लेक्चर्स में आएगा, ठीक है। एंड बूलियन ऑपरेशन जो हमारे पास आता है, एंड का मतलब होता है कि दोनों जो है अगर आउटपुट सेम आएगी तो जो है ना इनपुट जो है वो भी सेम आएगी। मतलब यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज 1 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1। अगर दोनों की इनपुट एक है तो आउटपुट जो है वो भी एक ही होगी। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये हर बूलियन ऑपरेशन की याद रखनी है, क्योंकि डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है इनकी, और एमसीक्यूज़ इनमें से बहुत ही ज़्यादा बनता है। आप पहले ही एमसीक्यूज़ में इसका अंदाज़ा लगा लेंगे खुद ही, ठीक है। उसके बाद और ऑपरेटर और नेम से ज़ाहिर होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एनी ऑफ इनपुट्स आर 1, यानी ये प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 तभी करेगा जब कोई भी आउटपुट जो है ना वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना जो हमारे पास पहला डब्बा इसमें एंड ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ, ठीक है। और आप देख सकते हो अगर सेम वैल्यू 0 0 आ रही है 0, ठीक है, जब तक 1 1 बराबर नहीं आ रहा, यानी 1 और 1 आ रहा है तब 1 आएगा, अदरवाइज़ आउटपुट जो है वो 1 आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद और वैल्यू की अगर बात करें तो उसमें अगर दोनों 0 है ना तब 0 आएगा, अदरवाइज़ 1 आएगा, ठीक है। एक आ गया ना, और इनपुट में कहीं भी एक आ गया तो आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया और ऑपरेटर का, ठीक है। XOR जो हमारे पास है इसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, और बूलियन ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ना, इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ 1 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी ये प्रोड्यूस 1 कब प्रोड्यूस करता है, जब दोनों जो ना आउटपुट्स वो क्या है वो डिफरेंट हो। लाइक यहाँ पे हमारे पास है कि ये जो है ना XOR हमारे पास है, ठीक है, इसकी जो आउटपुट है ना वो दोनों डिफरेंट होंगी ना, तो ये क्या करेगा, एक प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देखें ये दोनों डिफरेंट थी और एक आया, दोनों डिफरेंट थी और एक आया, ठीक है। सेम इसी तरह जो और ऑपरेटर होता है, सॉरी नॉट ऑपरेटर जो है ना वो बहुत ही इजी ऑपरेटर है पूरे बूलियन ऑपरेशन में, कि इसमें जो है ना वो सिंपल वैल्यू होती है। अगर आपकी इनपुट 0 आई है तो आपके आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट आपकी 1 आई है तो आपका आउटपुट जो है वो भी 0 आएगा, ठीक है। और इसको जो है ना वो सिंगल भी बोलते हैं, इसका यानी आउटपुट सिंगल आता है, इसकी इनपुट भी सिंगल होती है, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर की, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये चौथा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेशन, ठीक है। इसको अभी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जनाब। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है बूलियन ऑपरेशन की एग्जांपल इन्होंने दे दी है। ये एक बूलियन ऑपरेशन का जो टेबल इन्होंने पूरा दे दिया, यानी ये इन्होंने हमारे पास एक रकम दी है और ये बताया कि इनका जी जनाब आप एंड और XOR नॉट A नॉट B दोनों के जो है ना वो सारे ऑपरेशन निकालो। तो इसको आप एक दफ़ा खुद करिएगा, आपकी जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल नोटेशन मॉड्यूल नंबर 13 में। अब बात करेंगे हेक्साडेसिमल नोटेशन के हवाले से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल नोटेशन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। हम जैसे कि आपको पहले बताया कि जो कंप्यूटर स्टोरेज थी वो बिट्स की शक्ल में जो है ना उसको स्टोर किया जाता था बिट पैटर्न में, और फिर क्या हुआ कि जो लॉन्ग बिट ऑफ स्ट्रिंग होती थी ज़्यादा स्टोरेज के लिए वो यूज़ की जाती थी, और लॉन्ग जो बिट ऑफ स्टोरेज होती है, जो बिट्स की स्ट्रिंग होती है लॉन्ग स्ट्रिंग, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम की डेफिनेशन है, ठीक है, इस एक MCQs है, ठीक है, इसको याद करना है। उसके बाद जो ये स्ट्रीम थी इसके
जो ना वो ह्यूमन याद करता था तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ थी, ठीक है। एक लॉन्ग स्ट्रिंग को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, वो भी इस पैटर्न में, ठीक है, 110 इस सेम इस तरह का, ठीक है। तो उसके अलावा तो इसके अलावा जो एक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो था शॉर्ट हैंड नोटेशन का, जिसको हेक्साडेसिमल नोटेशन का नेम दिया गया, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नोटेशन सेम है क्या चीज़ यहाँ पे, मतलब कि हमने बिट पैटर्न जो भी हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा सेम रहेगी। ये वाला जो है ना वो पोर्शन सेम रहेगा। आप नेक्स्ट मॉड्यूल में भी इस चीज़ को देखोगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस मॉड्यूल को, ये टेबल जो है ना इसको आपने पहले तो अच्छे से याद करना है। याद करने का लिए क्या है कि आपने क्या करना है कि इसका एक फार्मूला जो मुझे याद है कि मैं किस तरह से इस चीज़ को करता हूँ। आपने जस्ट करना क्या होता है कि यहाँ पे जो ज़ीरो है ना, पहला ज़ीरो का ज़ीरो ही आता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है, ठीक है। एक को आपने ना जो राइट साइड होगी, चाहे आपके पास बिट पैटर्न जो है वो 4 का, यहाँ पे जैसे 4 का, ठीक है, चाहे 3 का है, जो राइट साइड होगी उस वहाँ पे एक जो है ना वो एक लगा देना है जब एक आता है, ठीक है। और जो लास्ट वाली लेफ़्ट वाले जितने भी होंगे उनको ज़ीरो कर देना, ठीक है। इसी तरह 2 आया है तो जो वो हमने एक लगाया था उसकी राइट साइड पे देखना है, अगर तो ज़ीरो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो 1 लगाना है। अगर नहीं मौजूद है तो उसको क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे एक जो है डिजिट वो मूव करा देना, ठीक है। इसी तरह अगर आप तीसरे पे आओ या किसी पे भी आओ, आपने जस्ट ये करना है, पहले आपने उसकी राइट साइड से शुरू करना है। अगर तो वहाँ पे एक मौजूद है तो उसको क्या करना है, उसको ज़ीरो कर देना है और नेक्स्ट को देखना है। अगर वो एक है तो उसको भी ज़ीरो कर देना है और नेक्स्ट को देखना है। अगर वहाँ पे ज़ीरो है तो उसको क्या कर देना है, एक कर देना, ठीक है। सेम प्रोसेस आपने किसी भी जो भी है उसके लिए आपने करना है कि यानी राइट से शुरू करना है, एक डालना है। अगर एक ऑलरेडी मौजूद है तो वहाँ ज़ीरो आ जाएगा और उसके जो ना वो लेफ़्ट साइड वहाँ पे आपने देखना है। अगर तो वहाँ पे ज़ीरो है तो एक हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे एक है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस है, ये इस तरह से चलता है और इस चीज़ को आपने याद करने का ज़रूरत नहीं, एक दो दफ़ा आप इसको जो ना वो खुद लिखें कापी पे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास हेक्साडेसिमल नोटेशन की। तो यहाँ पे आपको ये एक रकम दी हुई है, ये सेम टेबल है ना, ये सेम टेबल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसकी जो ना ये बताते थे कि ये चीज़ है और इसका ना आप हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है वो लिख डाल लें, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपको पता होगा, फार्मूला याद होगा, आपने उस हिसाब से इस चीज़ को लिख देना, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं। उसके बाद है स्टोरिंग अ बिट मेन मेमोरी, ठीक है। जो बिट जहाँ पे स्टोर की जाती थी वो क्या चीज़ थी, वो थी मेन मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे मेन मेमोरी का कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि जहाँ पे यानी कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती थी, यानी जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे, वो था बिट पैटर्न। और बिट पैटर्न को जहाँ पे हम स्टोर करते थे वो होती थी मेन मेमोरी, ठीक है। सिंपल है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ के नहीं बता रहा बल्कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ आ रही है तो एक लाइक कर दें अभी से वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हमने देखा कि जो यूनिट सेल होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हाउस होल्ड डिवाइसेस थी, यानी जो घर में चलती थी आम डिवाइसेस थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते थे, फ्यू हंड्रेड ऑफ सेल्स। जो लार्ज कंप्यूटर्स थे उनमें बिलियन ऑफ सेल्स जो थे वो होते थे। ये जो तीनों लाइंस है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है बाइट साइज़ ऑर्गेनाइजेशन। बाइट का जो साइज़ था वो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और यहाँ पे जो 2 MCQs, एक ये है कि जो लेफ़्ट साइड पर जो यहाँ पे हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है जिसको हम राइट साइड बोलेंगे, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम मतलब ये वो कह लें जैसे हमारी मैथ है 100 हो तो उसका जो 0 होगा वो क्या है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और वो किस तरफ है, वो राइट की तरफ है, ठीक है। और जो 1 होगा 100 का, वो क्या है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और वो लेफ़्ट की तरफ होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। ये भी MCQs में पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। हर सेल का एक नेम होता था जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। हर सेल का एक नेम होता है। यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ना एक छोटा सा सेल यहाँ पे लिखा हुआ, सेल 1 2 5 3 6, ये इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये
एक एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद आती है रैम की मेमोरी। रैम क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि इसका मुखफ़्फ़ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये याद करना है। रैम का मैं आपके ज़हन में ऐसा कंसेप्ट डाल रहा हूँ जो आपके कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले तो हमारे पास एक मेमोरी है, जैसा कि ये हमारे पास एक मेमोरी है पूरी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि एक्सेस किया है किसी भी रैंडम एक सेल को, ठीक है। लाइक यहाँ पे सेल 3 है, मैंने इसको एक्सेस किया है, तो ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाके कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट रैंडमली हमने क्या करना है कि किसी भी एक सेल को जो ना वो एक्सेस कर लेना है, वो हम क्या बोलते हैं? उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है डी रैम है, इसका मुखफ़्फ़ आपने याद करना है, ये होती है डायनेमिक रैम, ठीक है। और इसके में जो बिट्स स्टोर्स होती हैं और एज आ टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी डी रैम जो है उसमें जो स्टोरेज होती है वो टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज की शक्ल में होती है, और ये एक सेकंड में जो ना वो बहुत ही टाइम में रिफ़्रेश हो जाती है। यानी मैनी टाइम्स अ सेकंड जो है ना वो एक सेकंड में अगर इसको रिफ़्रेश करें तो ये काफ़ी टाइम जो है ना वो रिफ़्रेश हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एस डी रैम आ जाती है, जो कि डी रैम के रेफरेंस में यूज़ होती है। इसका मुखफ़्फ़ जो याद करना है साइक्रोनस डी रैम, ठीक है। और ये क्या है? इसमें कुछ एडिशनल टेक्निक्स थी जो कि डिक्रीज़ करती थी टाइम को, जो कि मेमोरी सेल से जो कंटेंट निकालना होता था। रिट्राइव का मतलब होता है कि मेमोरी सेल से इंफॉर्मेशन को निकालना, ठीक है। उसको निकालने में जो टाइम लगता था उसको कम किया इसने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मास स्टोरेज का। मास स्टोरेज जो है, मोस्ट कंप्यूटर्स हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस। जो मास स्टोरेजेस हैं वो कौन सी हैं? वो एडिशनल है, ठीक है, जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं? हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, मैग्नेटिक टेप्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, ठीक है, और सॉलिड स्टेट डिस्क्स हैं। ये सारी क्या है? मास स्टोरेजेस हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनके नेम लिखें, ठीक है। तो ये आपके मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। आप इजीली लिख सकते हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि ये वर्क किस तरह से करता है, तो सिंपल, इस पे ये एक गोल सी डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे सीडी की एग्जांपल लिखाई हुई है और इस पे मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है, ठीक है। उसके जो रीड राइट हेड्स होते हैं वो अबव और बिलो द डिस्क होते हैं, और सर्कल जो होता है, हर सर्कल में एक ट्रैक होता है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये ट्रैक है, ठीक है, ये वाला, जैसे ट्रैक डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये डिस्क है, ठीक है। रीड और राइट हेड्स हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है। डिस्क की मोशन होती है, एक्सेस आर्म होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एक डिस्क की शक्ल में, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ याद करने की है वो है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो कितनी है? वो 512 बाइट्स टू फ्यू केबीज़ है, ठीक है। जस्ट इतनी सी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जूम्ड बिट रिकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो एक जो डिस्क होती है ना, आम डिस्क, उसमें कितने जून होते हैं? 10 जून होते हैं, ठीक है। और जो उस जोन में जितने भी ट्रैक्स होते हैं ना वो इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स पे डिवाइडेड होते हैं, यानी सेक्टर जो उसमें बने होते हैं, हिस्से जो बने होते हैं वो कितने होते हैं? वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने गौर से सुनना है। पहला है हमारे पास सीक टाइम, ठीक है। सीक टाइम क्या होता है कि एक जो रिक्वायर्ड टाइम होता है पूरे रीड और राइट हेड्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक मूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीक टाइम बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आपने जो है ना वो बहुत ही अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये बहुत ही दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछा गया। उसके बाद है रोटेशन डिले, ठीक है। अब जो टाइम वहाँ पे रिक्वायर्ड था उसकी जो एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम होगी उस डाटा को रोटेट करने के लिए रीड और राइट हेड के अराउंड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन डिले बोलेंगे, जो कि हमारे पास, जो कि ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक्सेस टाइम। अब जो सीक टाइम और रोटेशन डिले, यानी जो टाइम रिक्वायर्ड था, ठीक है, और जो उस टाइम को लगा, ठीक है, जो टाइम रिक्वायर्ड था वो टाइम लगा और उसकी जो हमने एवरेज अमाउंट निकाली, उसका जो हम जब जमा करेंगे ना उसको हम बोलेंगे एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, जो डेफिनेशन है कि मेमोरी में से जो हमें टाइम लगा उस मेमोरी को पिक करने के लिए, ठीक है, यानी उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए जो हमें टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम बोलते हैं। सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले, ये छोटा सा एमसीक्यू से बहुत ही दफ़ा पूछा गया, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफ़र रेट। अब जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ था डिस्क से, ठीक है, वो क्या है?
ट्रांसफ़र रेट होता है, ठीक है। जैसा कि हम यूएसबी में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो पीसी से या पीसी से यूएसबी में कर रहे हो, तो वो जो वहाँ पे केबी पर सेकंड या एमबी पर सेकंड स्पीड चल रही होती है, वो क्या होती है, वो ट्रांसफ़र रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो जो है ना वो 20 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, 16 मॉड्यूल से। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आई होप, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अब आपका काम है, ठीक है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी काम है कि जस्ट एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।